अच्छा, ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का न्यूमेरिकल होमवर्क में दिया था, वो निकालिएगा। क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, ये इसके अंदर आप अगर देखें तो यू विल फाइंड मिस्टर सोहेल अदर इंडिविजुअल ओन्स अ बिल्डिंग इन क्लिफ्टन एरिया ऑफ कराची ऑन यकम 10/2001, यानी साल के पहले दिन नहीं, यकम जुलाई 2021 नहीं, यकम 10/2021। ऑन यकम 10/2021 ही रेंटेड आउट द बिल्डिंग टू मिस्टर बाकिर एट एनुअल रेंटल ऑफ 12 लाख। साल का किराया 12 लाख है। दिस अमाउंट इंक्लूड्स 15,000 पर मंथ फॉर अरेंजिंग 2 सिक्योरिटी गार्ड्स फॉर बिल्डिंग। इसमें 15,000 रुपये पड़ा हुआ है सिक्योरिटी गार्ड्स अरेंज करने का। अच्छा, अब अगर मैं मिसाल के तौर पे आपसे बात करूं कि आई नीड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, मुझे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी चाहिए, तो मुझे बताएं ये घर हमने किराए पे कब दिया है, यकम 10 को या यकम जुलाई को? यकम 10 को। इसका मतलब है साल के पहले दिन हमने घर किराए पे नहीं दिया, बल्कि हमने किस दिन घर किराए पे दिया, बोले यकम 10 को। अच्छा, अगर मुझे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी चाहिए तो व्हाट आई नीड फ्रॉम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के लिए मुझे क्या चाहिए? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के लिए मुझे चाहिए कि मैं साल का किराया चाहता हूं, नहीं सिर्फ अपने साल का। इधर आओ, वर्किंग वन, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अच्छा जी, टोटल मुझे बताएं किराया कितना है? 12 लाख। ये जो 12 लाख किराया है, a resident individual owns the building in Clifton on Yakam 10 he rented out the building to Bakir at annual rental of 12 लाख। 12 लाख 10, 11, 12 और आगे 6 महीने और 12 लाख 9 महीने के है, या 12 लाख जो है वो आपका 1 साल का है? एनुअल लिखा हुआ है, एनुअल है, 9 महीने का कैसे है? 12 लाख 9 महीने का है या 1 साल का है? 12 लाख 1 साल का है। और मुझे कितने महीने का चाहिए? 9 महीने। अच्छा, अगली बात, 12 लाख में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, या 12 लाख के अंदर सिर्फ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है? दिस इंक्लूड 15,000 फॉर अरेंजिंग 2 सिक्योरिटी गार्ड्स फॉर द बिल्डिंग। इसमें दोनों चीजें शामिल हैं। अब इसमें 2 मसले हैं। पहला मसला, ये अमाउंट 12 महीने की है, हमें 9 महीने की चाहिए। दूसरा मसला इसमें ये, इसमें अदर सोर्स के पैसे पड़े हुए हैं, हमें सिर्फ कौन से पैसे चाहिए? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के। अच्छा, अगर ये अमाउंट 12 महीने की है तो इसमें अदर सोर्स के कितने महीने के पैसे पड़े? अगर ये अमाउंट एनुअल है तो इसमें अदर सोर्स के कितने महीने के पैसे पड़े होंगे? 12 महीने के। तो पहले अदर सोर्स माइनस कर दें, आपकी मर्जी है, पहले अदर सोर्स इसमें से मैं माइनस करूं, लेस इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। लेकिन प्लीज 15,000 इंटू 12, क्योंकि ये ऊपर एनुअल है तो एनुअल में से एनुअल फिगर ही माइनस हो सकती है। जी बोले, 1,80,000। ये सवाल किया था ना आप लोगों ने? अच्छा, क्या जवाब आया? 1020 क्लियर? अच्छा जी, अब आप मुझे बता दें 1020 000 क्या चीज है? ये 1 मिनट, ये साल का किराया है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का। इसमें से हमने कौन सा माइनस कर दिया? बड़ी सादा सी कैलकुलेशन है। इसमें से हमने कौन सा माइनस कर दिया? अदर सोर्स। ये टोटल था किस किस का? और क्या ये एनुअल था? इसमें से किसका एनुअल माइनस कर दिया? अब बता दें, ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का एनुअल बन गया, ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का साल का किराया बन गया। मुझे क्या इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का साल का चाहिए, या मेरी प्रॉपर्टी 9 महीने किराए पे रही? अब आपकी मर्जी है, यहाँ कैलकुलेशन को क्लोज करके 9/12 करके सवाल शुरू कर लें, जैसे मर्जी करें। सोल्यूशन में मैंने ऐसे किया हुआ है, इसमें से 3/12 अगले महीने अगले साल के हैं, वो इसमें से निकाल दिए हैं, तो इसको बस 9/12 पे लाना है, इसको 9 महीने किराए पे लाना है। तो मैंने सोल्यूशन में ये किया हुआ है, लेस नेक्स्ट ईयर रेंट। नेक्स्ट ईयर रेंट इसमें कितने महीने का पड़ा होगा? 3 महीने का पड़ा होगा। ये रेंट कितने महीने का है? 1020 000 डिवाइडेड बाय 12। ये किराया इनकम प्रॉपर्टी का 12 महीने का है, तो इसमें से 3 महीने का अगर हम माइनस कर दें, कितना आ गया? जी जवाब बताएं। 765। कितने लोग इस फिगर तक घर में सही पहुंच गए थे? 7 कितने लोग? आप समझ आ गई? जरा हाथ क्या करते, अभी भी परेशान बैठे हैं। सादा सी कैलकुलेशन है, कोई मुश्किल बात नहीं है। ये किराया
कितने अरसे के? किस किस का? इसमें दो मसले हैं, एक तो इसको 9 महीने का हमें होना चाहिए और दूसरा इसमें अदर सोर्स नहीं पड़ा होना चाहिए। तो ये 12 महीने के किराए में से 12 महीने का अदर सोर्स, तो ये क्या बचा? इनकम प्रॉपर्टी 12 महीने। 12 महीने। अब मुझे इनकम प्रॉपर्टी कितने महीने की चाहिए? कैलकुलेटर पकड़े, 1020 इंटू 9/12 करें। 1020 इंटू 9/12 ये आ रहा है 765,000। तो ये मेरा ग्रॉस रेंट हो गया इनकम फ्रॉम। इसमें से मैं आगे रिपेयर अलाउंस वगैरह माइनस करूंगा, इस फिगर पे अब रिपेयर अलाउंस लगेगा एंड सो ऑन कैलकुलेशन चलेगी। अच्छा, अब अगला सवाल, मेरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स क्या है? मेरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स क्या है वो मैं सिंपल तरीके से निकाल लेता हूं। महीने का किराया कितना है? 15,000। तो इसका 9 महीने करूं या लंबे लंबे चक्रों में पड़ के 12 महीने या कुछ और करने की जरूरत है? इसमें तो महीने का किराया पता है। तो क्यों ना ऐसे ही 15,000 को पकड़ के उधर देखे बगैर ही 15,000 को पकड़ के 9 से मल्टीप्लाई कर दो। कितना? 1 लाख। आगे खर्चे खुर्चे दोनों में से अब आपने माइनस करने हैं, इसमें से भी खर्चे माइनस करने हैं, इसमें से भी खर्चे माइनस करने हैं। अब आपकी मर्जी है, ये कैलकुलेशन जैसे मर्जी करें, इस जवाब पे पहुंचना है आपने। कुछ लोगों ने पहले इसको 9 महीने पे ले आए होंगे 12 लाख को, जो भी किया होगा वो उनकी मर्जी है। इस जवाब पे पहुंचना है आपने, 765,000 पे पहुंचना है, जैसे मर्जी पहुंचे। जी आप ये स्टेप ना करें नेक्स्ट ईयर वाला, आप 1020 को 9/12 कर दें, बस ना करें। मैंने 3/12 अगले साल वाले माइनस कर दिए कि ये अगले साल का किराया ये मुझे नहीं चाहिए, मेरे साल का चाहिए मुझे। अगर ये स्टेप आपने नहीं करना, ना करें। 10,20,000 कितने साल का किराया, कितने महीने का? डिवाइड बाय 12 इंटू 9 कर दें, ये जवाब आ जाएगा। या 9 महीने का निकाल लें या 3 महीने का माइनस कर दें। इधर आओ, अगर रिपेयर अलाउंस माइनस हो जाएगा, ये इसको ये कोई नहीं, ये ड्यूरिंग द ईयर ही है। इन खर्चों को 9/12 करने की जरूरत नहीं है, ये ड्यूरिंग द ईयर ही है, ये एनुअल नहीं है, तो हमारे साल के ही है। प्रॉपर्टी टैक्स माइनस हो जाएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम रेंट कलेक्शन लोअर करके माइनस हो जाएगा, रिपेयर अलाउंस इसकी जगह माइनस हो जाएगा। सिक्योरिटी गार्ड्स की तनख्वाह पर मंथ है 4,000 पर मंथ, इसको जरूर दे देंगे 12 से, ईच है, ईच ऑफ द, इसलिए 2 सिक्योरिटी गार्ड से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये खर्चे माइनस हो जाएंगे। क्लियर? कितने लोगों ने किया था ये सवाल? हाथ खड़ा करें भाई, अजीब लोग हैं तो भी क्या, मतलब छोटे छोटे से सवाल भी नहीं कर रहे आप लोग, तो आगे क्या पढ़ना है आप लोगों ने? और हालात देख लें अपने, कितने लोग आए हुए हैं। और फिर आई कैप ऐसे बुरा वाला कहते हैं, पता नहीं आई कैप ने क्या कर दिया। आई कैप का क्या कसूर है यार? ना खुद घर जाके पढ़ रहे हैं, ना याद करके चीज़ों को लिख रहे हैं साथ साथ, और ना रोजाना आ सकते हैं, फिर आई कैप ने क्या करना है बेचारे। ओके, सीए फुल टाइम का काम है, ये कभी कभी आना कभी ना आना, इस तरह नहीं चलेगा सीए। अच्छा जी, आज होमवर्क में कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 9। चलें जी, इनका अब जाहिर बात है 9 में मसले आएंगे, ये नहीं कि व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप लोग पूछने लग जाए ऑनलाइन वाले। अब अगले दिन क्लास का वेट करें। कैपिटल गेन के चैप्टर में आ जाए। अच्छा, एक चीज जरा प्रॉपर्टी के चैप्टर में, पता नहीं अभी तो क्या कहते हैं, इस न्यूमेरिकल में तो शायद ये इशू ना आए, लेकिन एक चीज प्रॉपर्टी के चैप्टर में जरा जहन में रखिएगा। सेक्शन 15A में आए, सॉरी 16 में, ये सेक्शन ना बिल्डिंग के लिए है, याद रखिएगा। इस बात का मतलब लिख लें सेक्शन 16 का, ये यहाँ पे ना जगह जगह निकाल के यहाँ लिख लें सेक्शन 16। यहाँ क्या मतलब है इस बात का और क्या लिखवाने लगा हूं? क्या ऐसा हो सकता है कि आप खाली लैंड किराए पे दे दें? जी बिल्कुल, ओपन प्लॉट ऑफ लैंड आप किराए पे, अगर आपने प्लॉट ऑफ लैंड किराए पे दे दिया और उसका नॉन एडजस्टेबल आया, तो उसे जरा सुन लें, आपने इग्नोर करना है, उसे 10 से डिवाइड नहीं करना, उसे फौरन मेरी इनकम में डालना। मैं क्या बात कर रहा हूं दोबारा सुने। आपके घर के साथ एक प्लॉट खाली था, वो आपका प्लॉट था, आपने सोचा था इस प्लॉट पे जो मर्जी मैं करूंगा, आपने वो किसी को कह दिया यार आप लोग यहाँ पे पार्किंग कर लिया करें। अब आपने वो प्लॉट किराए पे दिया है या घर किराए पे दिया है? अब आपने वो प्लॉट किराए पे दे दिया।
अब उसने कहा यार 10,000 रुपये महीने का किराया और लाख रुपया नॉन एडजस्टेबल सिक्योरिटी है, नॉन एडजस्टेबल एडवांस है, ये मुझे लाख रुपया वापस कर देना जब मैं घर छोड़ के, जब मैं ये प्लॉट छोड़ के जा रहा हूँ। तो उसूली तौर पे आप क्या करते हैं, 10,000 किराए को इनकम में डालते हैं और 1 लाख को 10 से डिवाइड करते हैं। क्लियर? लेकिन ये सेक्शन कहते हैं सिर्फ बिल्डिंग के नॉन एडजस्टेबल को 10 से डिवाइड करना है। इसका मतलब क्या है, अगर आप खाली लैंड किराए पे दे दें तो डिवाइडेड बाय 10 नहीं करना, बल्कि इनकम में ऐड ही नहीं करना। फिर आपने इनकम में ऐड ही नहीं करना, क्योंकि ये पैसे मैंने आपको पहले दिन भी बताया था, ये पैसे इनकम नहीं होती, ये पैसे तो एक तरह की अमानत है। आपने पकड़ लिए हैं ये पैसे और वापस कब करने हैं, जब आप घर छोड़ के जा रहे होंगे तब आपने ये पैसे वापस करने हैं। जब आप प्लॉट छोड़ के जाएंगे तब आप ये पैसे वापस कर देंगे। तो सिंपल सी बात लिख लें, इफ ओपन प्लॉट ऑफ लैंड इज गिवन ऑन रेंट, इफ ओपन प्लॉट ऑफ लैंड इज गिवन ऑन रेंट, then non-adjustable advance will not be added in income. If open plot of land is given on rent, then non-adjustable advance will not be added in income. अच्छा जी, क्या करें, नॉन एडजस्टेबल एडवांस को फौरन इनकम में डाल दें, फिर 10 से डिवाइड करके इनकम में डालें? बिल्कुल भी नहीं डालना। आपने पेपर में इसे सिंपली क्या कर देना है अगर एडवांस किस मद में आए, ओपन प्लॉट, क्योंकि ये सेक्शन किसके लिए है, बिल्डिंग के लिए। ओके, इनको हम कैपिटल गेन की थोड़ी सी रिवीजन कर लें, फिर न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। जो बातें सिंपल सिंपल याद रखने वाली हैं, उर्दू में बस मैं बता दूंगा, लॉ की प्रोविजन हम नहीं पढ़ेंगे अभी। ये एक इंडिविजुअल है, इसकी दुकान पे पड़े हुए बिस्किट उसको कहते हैं स्टॉक, और इसकी दुकान पे लगे हुए पंखे, मेजें, कुर्सियां जो इसने बेचने के लिए नहीं रखी हुई, ये जनरल स्टोर है, उनको कहते हैं फिक्स्ड एसेट्स। तो स्टॉक और फिक्स्ड एसेट्स, इनको डील करता है बिजनेस का चैप्टर। इसलिए स्टॉक और फिक्स्ड एसेट्स की खासियत यह है कि ये बिजनेस के चैप्टर के हैं, इसलिए कैपिटल एसेट इन्हें नहीं कहेंगे। और फिक्स्ड एसेट की खासियत ये थी कि इनको डेप्रिशिएट किया जाता है। फिक्स्ड एसेट्स को डेप्रिशिएट किया जाता है, इंटेंजिबल सॉफ्टवेयर वगैरह को अमोर्टाइज किया जाता है। तो डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक ही लफ्ज है। और अब अगर आप इसके घर तक आ जाएं तो ये मूवेबल एसेट्स घर में जितने पड़े हुए हैं, मूवेबल एसेट्स, कुर्सियां हैं, बर्तन हैं, जो मर्जी चीजें हैं, साइकिल है, जो भी पड़ा हुआ है घर में, वो सारे के सारे कैपिटल एसेट्स नहीं है। बस जबरदस्ती लॉ में करने कुछ चीजों को कैपिटल एसेट बना दिया जो कहाँ पड़ी हुई हैं, घर में पड़ी हुई हैं। ये कौन सी चीजें थी, पेंटिंग, स्कल्पचर, ड्राइंग, ये सारी चीजें, इनको जबरदस्ती लॉ में करने बोले क्या बना दिया, कैपिटल एसेट। अच्छा, इसके अलावा हमने पढ़ा था प्राइवेट कंपनी के शेयर्स भी क्या हैं, कैपिटल एसेट। प्राइवेट कंपनी के शेयर्स भी क्या हैं, कैपिटल एसेट्स। अच्छा, अब हमने अपने समझने के लिए दो कैटेगरीज बना ली थी, एक थी कैटेगरी 1, एक थी कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 क्या थी, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स, और कैटेगरी 2 क्या थी, कैटेगरी 2 थी आपकी ज्वेलरी, बला बला बला। क्लियर? अब क्या करना था, अगर इन चीजों के बेचने पे गेन आए तो इनकम में डालना है, और इन चीजों के बेचने पे लॉस आए तो खर्चा के तौर पे माइनस करना है। और कैटेगरी 2 ज्वेलरी वगैरह, इन चीजों के बेचने पे गेन आए तो इनकम में डालना है, लॉस आए तो माइनस करने की इजाजत। और अगर कोई ऐसा एसेट है जो हुकूमत ने माफ कर दिया, इस पर टैक्स नहीं लेना, तो बेचने पे भी टैक्स नहीं है, और बेचने पे अगर लॉस आए तो फिर भी माइनस करने की इजाजत नहीं है। ओके, इस बेस के ऊपर हम जो है वो अपना सवाल शुरू करते हैं। चलें जी, मिस्टर कासिम डिस्पोज्ड ऑफ, कौन सा पेज है, पेज नंबर 4। ओहो, ये पेज नंबर, इसको 4 करें, जो भी नंबर चल रहा है, नंबरिंग वो वाली कर लें, 1 2 3 4 पेजेस की। पेज नंबर कौन सा है, 3। वो नंबरिंग शायद व्हाट्सएप ग्रुप में भी जो मैंने शेयर किया है, पोर्टल पे सही कर दूंगा, उसमें नंबरिंग 222 से पता नहीं कौन सा नंबर लग गया पेज पे। आप शुरू से 1 2 3 4 5 नंबरिंग लगवा लें, मैं दोबारा भी शेयर कर लूंगा ग्रुप में। अच्छा, तो मिस्टर कासिम डिस्पोज ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स ड्यूरिंग टैक्स ईयर 2012। इसने टैक्स ईयर 2012 में, चलिए आप घर जाके नंबरिंग पूरी कर लीजिएगा, अभी सवाल समझे। टैक्स ईयर 2012 के अंदर ये डेटा आपसे शेयर किया, ये क्या बेचा इसने, शेयर्स ऑफ एमी प्राइवेट कंपनी। खरीदे कब, 2008 में, बेचे कब, 2012 में। कितने के खरीदे, कितने के बेचे, गेन आया, लॉस, गेन आया। अच्छा जी,
ये कौन सी कैटेगरी है प्राइवेट कंपनी के शेयर्स? कैटेगरी 1। अच्छा, गेन क्या है? इनकम है। तो गेन आया, इनकम है, लेकिन गेन पे क्या डला हुआ है? स्टार डला हुआ है। स्टार क्या कह रहा है? गेन विल बी मल्टीप्लाइड बाय होल्डिंग पीरियड इज मोर देन 1 ईयर। अच्छा जी, किसे शेयर्स बेचे? प्राइवेट कंपनी के। बेचने पे क्या आया? गेन आया। गेन क्या है? इनकम है। गेन को किससे मल्टीप्लाई करना है? 75% से। चले जी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन की हेडिंग डालें और शुरू करें। डस्टर किधर है? नहीं पड़ा भाई। अबू बकर, डस्टर यार किसी को कह दो। अच्छा जी, वर्किंग, अभी आपको सोल्यूशन देखने की जरूरत नहीं है। जैसे इनकम कैपिटल गेन जी, किसके शेयर हैं जी? ए बी प्राइवेट कंपनी। कितने के बेचे? कितने के खरीदे? कितना गेन आया? खरीदने और बेचने की तारीख में 1 साल से ज्यादा कर सकते, तो गेन को किससे मल्टीप्लाई करना है? 75% से जी। 70,000 माइनस 40,000, गेन कितना आया? ये बस लॉ मेकर कहते हैं अगर आपने 1 साल से ज्यादा रख के बेचे तो मैं आपसे खुश होऊंगा और गेन को किससे मल्टीप्लाई करा दूंगा? 75% से जी। जल्दी जल्दी सारा नोट, जल्दी जल्दी, 4 5 6 लाइनें छोड़ दें, वर्किंग 1 से शुरू करें। ये शुरू ही वर्किंग 1 से करते हैं आप लोग, शहजादे। चलें चलें जल्दी करें। चलो आ जाओ इधर ले आओ। डीई प्राइवेट कंपनी के शेयर्स आपने बेचे, कितने के खरीदे? कितने के बेचे? बेचने पे क्या आया? लॉस आया। बेचने पे क्या आया? लॉस आया। क्या ये कैटेगरी 1 हमने इसका नाम रखा है? प्राइवेट कंपनी के शेयर्स को हमने कैटेगरी 1 में डाला है। बेचने पे क्या आया? लॉस इज अलाउड एज, लॉस खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाजत है। अच्छा, ये लॉस के साथ कोई स्टार्ट तो नहीं दावा कि अगर होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा हो? वैसे देखिए मेरा होल्डिंग पीरियड कितना है? खरीदा किस दिन है? 13 मार्च को, और बेचा, टैक्स ईयर नहीं देखना, टैक्स ईयर नहीं देखना, खरीदने और बेचने की तारीख के दरमियान साल गिनना। तो 13 मार्च 11 का 13 मार्च 12 को साल पूरा हो जाएगा, और अप्रैल मई जून ये तो आपने 14-15 महीनों बाद बेचा है। लेकिन आपने होल्डिंग पीरियड नहीं देखना। किस केस में होल्डिंग पीरियड नहीं देखना? क्यों नहीं देखना? ये आप देखिएगा, एक जलेबी बनेगी, गेन को स्टार डाल रहा हूं, यानी ये रूल सिर्फ किसके लिए है? होल्डिंग पीरियड को 1 साल से मल्टीप्लाई, 1 साल से ज्यादा रखा तो आपने करना है। ये रूल सिर्फ किसके लिए है? ये रूल लॉस के लिए। इसलिए लॉस में कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, बस सिंपल बात को खत्म करें। खरीदा कितने का? बेचा कितने का? कितना नुकसान आया? बस नुकसान रिकॉर्ड करें। कौन सी कंपनी? जी। कितने का बेचा? 5 खरीदा 5 माइनस 20 नेगेटिव 15। लॉस माइनस करने की इजाजत है। इधर लाओ, ये देखें, बोले लॉस इज अलाउड एज, लॉस माइनस करने की इजाजत है। आगे चलें जी। डी पब्लिक। अच्छा, आप कह रहे होंगे आपने तो कहा था प्राइवेट कंपनी के शेयर्स बेचना जहां आएगा, यहाँ तो लिस्टेड भी आ गई, अनलिस्टेड आ गई, ये तो प्राइवेट नहीं होती। भाई वो बात छोड़ें, अगर आपने कंपनी लॉ पढ़ा हुआ है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा हुआ फिर तो और ज्यादा अच्छी बात है, फिर तो आप सोच नहीं रहे होंगे इधर उधर। अभी आप फिलहाल मुझे इस पे वही रूल लगाने दें, कल इंशाल्लाह फिर मैं प्राइवेट और पब्लिक डेफिनेशन बताऊंगा तो फिर मैं बता दूंगा अनलिस्टेड के साथ मैंने ये सलूक क्यों किया। लेकिन फिलहाल मुझे पब्लिक अनलिस्टेड यहाँ डालने दें। आज मत कोई सवाल पूछिएगा,
कल मैं आपका सवाल ले लूंगा, कल जो है पहले पब्लिक प्राइवेट की डेफिनेशन पढ़ाऊंगा आपको। तो फिलहाल सिर्फ ऐसा करें कि आप यही वाला रूल लगा दें जो प्राइवेट कंपनी का, समझे ये प्राइवेट कंपनी है लेकिन लिखा क्या हुआ है पब्लिक अनलिस्टेड, लेकिन कल साबित करेंगे इसको भी क्या कहते हैं, हमारा इनकम टैक्स का लॉ इसको क्या कहता है प्राइवेट, हालांकि देखने में क्या है पब्लिक, और फिर कल देखेंगे पब्लिक अनलिस्टेड प्राइवेट में फर्क क्या होता है, लेकिन जबरदस्ती इन सब को हम क्या कह देंगे कल हमारे लॉ की नजर में ये सारी कौन सी कंपनीज हैं, चारों प्राइवेट कंपनीज हैं। क्लियर, कल बात करेंगे इस पे। अच्छा चलें आप अपनी रिदम पे चलें। किस कंपनी के शेयर्स बेचे, कंपनी डी के, कितने के खरीदे, कितने के बेचे, 10,000 का क्या आ गया नुकसान। 1 साल से ज्यादा रखे हैं वैसे आपने, लेकिन नुकसान के अंदर ये परेशान होने की जरूरत नहीं है। कौन सी कैटेगरी है जी, ज्वेलरी वगैरह तो नहीं है, प्राइवेट कंपनी जैसे शेयर्स हैं, कुछ पब्लिक अनलिस्टेड नाम लिखा तो प्राइवेट कंपनी जैसे शेयर्स हैं। अच्छा बेचने पे क्या आया, क्या रूल है जी, अलाउड है सेक्शन। कौन सी कंपनी, डी कंपनी। मैं देख लेता हूँ कितने फिगर है, 20,000 सेल प्राइस माइनस क्या आ गया 10,000 प्लस। आ गया जी। एन कंपनी के शेयर्स बेचे, खरीदे कितने के, बेचे, गेन कितना आया 1,40,000 गेन आया है, गेन। खरीदे किस दिन, बेचे यकम मार्च 11 का, 1 साल पूरा होगा यकम मार्च 12 को, और यकम मार्च 12 से 4 दिन पहले, कोई 2-3 दिन, जितने भी 28 दिन होंगे फरवरी में, तो यकम मार्च से 2-3 दिन पहले ही बेच दिए। तो क्या आपको लग रहा है, मैं टैक्स का सवाल नहीं पूछ रहा, सादा सा सवाल पूछ रहा हूँ बच्चों वाला, क्या आपको लग रहा है साल रख के बेचे या साल से पहले बेच दिए, साल से पहले बेच दिए, तो गेन आ गया कितना जी, बताएं बताएं, 1,40,000 का गेन आ गया। ये 1,40,000 का जो गेन आ गया, क्या ये गेन कैलकुलेट करते हुए 75% से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि होल्डिंग पीरियड 1 साल से, खरीदने और बेचने की तारीख के दरमियान जो अरसा है वो 1 साल से कम है, तो इसलिए सिंपल हम गेन को ऐड कर देंगे। तो 2 लाख माइनस 60,000, कौन सी कंपनी, 2 लाख माइनस जी 1,75% से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया, क्योंकि खरीदने और बेचने के दरमियान जो अरसा है वो 1 साल से कम है। ये 1 साल से ज्यादा, 1 साल से कम गेन के केस में देखना है या लॉस के केस में, सर गेन के केस में। आ जाओ, ज्वेलरी ऑफ हिज वाइफ, भाई ये ज्वेलरी कैपिटल एसेट है, चाहे वाइफ की है फिर भी कैपिटल एसेट है। देखें ये हमने पढ़ा था, however following assets held for personal use by the person or his family dependents shall be considered as, तो वाइफ डिपेंडेंट है उस पे, इस वजह से क्या होगा, हाँ वाइफ इंडिपेंडेंट हो तो इस पे अलग बात करेंगे, फिलहाल अभी इस सवाल की टाइप पे ना जाएं। वाइफ इंडिपेंडेंट मींस कि अपना कोई काम कर रही है, अभी वाइफ के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो वाइफ डिपेंडेंट है होगी इस पे। तो बीवी किसकी, कासिम की, यानी कासिम पे डिपेंडेंट, तो इसलिए जब बीवी कासिम की तो ज्वेलरी भी, अच्छा तो इसलिए जो डिपेंडेंट हैं अगर उनके ज्वेलरी वगैरह, पेंटिंग वगैरह, मैन्यूस्क्रिप्ट वगैरह बेचें तो वो कासिम की इनकम में ही ऐड होगा। अच्छा जी, अब इस लफ्ज को छोड़े परे, ऑफ हिज वाइफ कह रहे हैं आप नजर आ रहा है। अच्छा ज्वेलरी, क्या लफ्ज सिर्फ देखें, बस ज्वेलरी कैपिटल एसेट है, कितने का खरीदा, ये प्राइवेट कंपनी नहीं है प्लीज, ये ऊपर थोड़ा, यहाँ 4 की बात थी, लेकिन ये अब कैटेगरी 2 में चला गया, ये कैटेगरी 2 में चला गया। ज्वेलरी, पेंटिंग, ये जो सारे नाम लिखे हुए हैं ये कैटेगरी 2 है। कितने की खरीदी, 10,000 की, कितने की, अल्लाह अकबर, ज्वेलरा है पता नहीं। अच्छा जी, तो 70,000 का क्या आ गया, गेन आ गया। अच्छा खरीदने और बेचने के दरमियान में 1 साल से ज्यादा खर्चा, बता दीजिए क्या करना है, पहले तो बताएं गेन इनकम में ऐड करना है या नहीं, कैटेगरी 2 है ना ये, तो गेन इनकम में ऐड करना है। अगर गेन इनकम में ऐड करना है तो अगला सवाल ये है
कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे 75% से या नहीं करेंगे? क्यों 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 क्यों? होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा है। जी कितने की बेची? 80,000 80,000 की। खरीदी 10,000 होल्डिंग पीरियड 1 साल से इंटू 5 टू 5 चलो आजो भाई, इतना टाइम नहीं नोट करने के लिए। ओके आगे क्या बेचा जी? इसकी अपनी को पेंटिंग होगी। कितने की खरीदी? कितने की बेची? 20,000 की। 70,000 का क्या आ गया? नुकसान। 70,000 का नुकसान आ गया। कब खरीदी? 2007 में। कब बेची? वैसे 2007 में खरीद के 2012 में बेची। इसको क्या आ गया? लॉस आ गया। पेंटिंग, ज्वेलरी, ये सारी चीजें जो पड़ी थी ये किस कैटेगरी में आएंगी? कैटेगरी 2 में। लॉस माइनस करने की इजाजत नहीं है। ये पहला पॉइंट मुझे कहा, लॉस माइनस करने की इजाजत। अब कितने की खरीदी? कितने की बेची? 77 का क्या आया? लॉस माइनस करने की इजाजत नहीं है। पेंटिंग कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं है। लॉस नॉट अलाउड एज खर्चा। लॉस खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाजत नहीं है। आवाज आएगी, देखिएगा आवाज आएगी एक। शायद ऑनलाइन क्लासेस में ना गई हो। लॉस खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाजत उधर ही रखो, नहीं है तो हम यानी कि जीरो लिख दिया करेंगे। जीरो समझ लें, जीरो भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पे खाली डैश भी डाल सकते हैं। व्हाटएवर यू मे लाइक, सिंपली आप इस तरह लिख सकते हैं। लॉस खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाजत नहीं है। चलें आगे। एग्जेम्प्ट एसेट क्या होता है? यानी कि हुकूमत क्या चाहती है इस पे? टैक्स लगाना चाहती है। अभी हम देखेंगे आज कौन से कैपिटल एसेट्स एग्जेम्प्ट है, लेकिन फिलहाल एग्जेम्प्ट एसेट पे हुकूमत क्या चाहती है? मैं टैक्स लगाऊं या ना लगाऊं? एग्जेम्प्ट एसेट 1 बेचा और एग्जेम्प्ट एसेट 2 बेचा। एग्जेम्प्ट एसेट 1 20,000 का खरीद के इस पे क्या आया? तो गेन इनकम नहीं है। आगे देखने की जरूरत ही नहीं कब खरीदा कब बेचा। जब इनकम ही नहीं गेन तो फिर 75% या उन चक्रों में पड़ने की जरूरत ही नहीं। गेन इनकम ही नहीं, सीधा सीधा। तो एग्जेम्प्ट एसेट गेन इज नॉट एन इनकम। बस इस तरह छोटी सी लाइन हमने लिखी। आगे जी, कोई और एग्जेम्प्ट एसेट बेचा। एग्जेम्प्ट में मतलब है हुकूमत टैक्स नहीं लगाना चाहती। कितने का खरीदा? 25,000 का। कितने का बेचा? कितना लॉस आया? 20,000। आप बताएं क्या करें भाई? एग्जेम्प्ट एसेट में लॉस भी माइनस करने की इजाजत, ना गेन इनकम है ना लॉस। ये देखें, लॉस इज सॉरी ये बोला लॉस इज नॉट अलाउड एज, और गेन इनकम नहीं है लॉस माइनस करने की। एग्जेम्प्ट एसेट 1 जी, लॉस नॉट अलाउड एज डिडक्शन। लॉस माइनस करने की इजाजत नहीं। आ जाओ इधर। आगे जी, कॉइन बेचा। कितने का खरीदा? 2 लाख का। कॉइना होगा पूरा। 2 लाख का खरीदा, बेचा कितने का? कितना गेन आया? 4 लाख का। प्राइवेट कंपनी का शेयर तो नहीं है, ये तो कॉइन है। कॉइन कैटेगरी 2 में आता है। कॉइन के बेचने पे क्या आया? गेन आया।
होल्डिंग पीरियड 1 लाख 1 साल से ज्यादा है, तो 4 लाख का गेन आया, लेकिन 4 लाख के गेन को पूरा इनकम में ऐड नहीं करेंगे, 75% से मल्टीप्लाई करके करेंगे जी। 6 लाख माइनस 2 लाख इज इक्वल टू 75, हाथ दोगी, इंटू 75%। आजो भाई। कार ऑफ सन, मेरे बेटे की गाड़ी, क्या मेरी चांद की गाड़ी, मेरे सूरज की गाड़ी, कार ऑफ सन, हीरे की गाड़ी बेच दी, कार ऑफ सन। ओके, सन इज डिपेंडेंट, सवाल खामोश है तो सन इज, अच्छा अगर सन डिपेंडेंट है तो मोहतरम ये तो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में ही फॉल नहीं कर रहा। क्या कार पेंटिंग कॉइन ज्वेलरी और उस लिस्ट में आ रही है? तो घर में पड़ी हुई मूवेबल चीज है कार, हैंड ब्रेक खोलें अगर तो हिलती है तो क्या घर में पड़ी हुई मूवेबल चीज है कार? तो हमने वाजे तौर पे कह दिया था घर में पड़े हुए मूवेबल एसेट्स कैपिटल एसेट। अगर ये कैपिटल एसेट नहीं है तो फिर इस पे गेन कैलकुलेट करने की जरूरत ही, देखें पढ़ें क्या लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर डी, अदर देन लिखा हुआ है ना, बट डज नॉट इंक्लूड क्या, एनी मूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर जाती इस्तेमाल बाय द बंदा और हिज। तो अगर बेटा पुत्र डिपेंडेंट है और बेटे के पास गाड़ी है, वो गाड़ी मूवेबल है, वो गाड़ी इस लिस्ट में तो नहीं आ रही, तो गाड़ी क्या है? तो इसका बेचना कैपिटल गेन के चैप्टर में नहीं जाएगा, लेकिन याद रखिएगा किसी भी चैप्टर में नहीं जाएगा। असल में घर के एसेट्स बेचने पे लॉ का टैक्स लगाना ही नहीं चाहता, बस उसने मजबूरन इन चीजों को बेचने पे टैक्स लगाया हुआ है, वो भी हमारा दिल नहीं चाहता, लेकिन उसने जबरदस्ती इन चीजों के बेचने पे टैक्स लगाया हुआ है। घर में पड़ी हुई आपकी तकरीबन 5000 चीजें होंगी, 5000 में से सिर्फ ये 10-12 पे टैक्स है, बाकी घर में पड़ी हुई जितनी मर्जी मूवेबल चीजें उन सब पे टैक्स नहीं है, उन पे टैक्स नहीं लगता। घर में पड़ी हुई जितनी चीजें उन पे टैक्स नहीं लगता। इसलिए ये ना कहिएगा कि घर की गाड़ी बेची तो कैपिटल गेन के चैप्टर में नहीं जा रहा, तो फिर क्या ये अदर सोर्स इनकम होगी? ना 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 ना, ये कोई इनकम ही नहीं है। बस घर की गाड़ी बेच दी तो पेपर में आपने लिखाना है, क्या लिखा हुआ है? डज नॉट इंक्लूड मूवेबल एसेट्स, तो आपने लिखाना है इट इज नॉट अ, बस ये कैपिटल एसेट ही नहीं है। जब कैपिटल एसेट नहीं है तो फिर इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं कि कैपिटल गेन के चैप्टर में क्या करें। लेकिन ऐसे ही एक बात आगे की कर दी मैंने, ये ना सोचिएगा ये किस हेड में जाएगा। घर के एसेट्स का बेचने पे दुनिया के लॉज आमतौर पर टैक्स नहीं लगाते, हाँ कुछ गिने चुने एसेट्स हैं इनको जबरदस्ती इसने डाला हुआ है, जैसे हमने भी अभी टैक्स लगाया था ज्वेलरी के ऊपर, वो एसेट्स हो रहे हैं, लेकिन ये गाड़ी तो कम से कम इस लिस्ट में नहीं आ रही। तो मैं थोड़ा वजाहत के तौर पे यहां बात लिख रहा हूं, आपको पेपर में इतनी तफसील से बात लिखने की जरूरत नहीं। पेपर में आप बेशक लिख देंगे इट इज नॉट अ कैपिटल एसेट, पेपर में आप लिख देंगे इट इज नॉट अ कैपिटल एसेट। मैं वजाहत के तौर पे ब्लू मार्कर से बात लिख रहा हूं, क्यों कैपिटल एसेट नहीं है? बिकॉज इट इज पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी, इट इज पर्सनल मूवेबल एसेट, ये पर्सनल मूवेबल है, रीजन लिखी है जी भाई, आप भी हाथ निकालो जेब से, लिखो पर्सनल मूवेबल एसेट है, इसलिए आवाज आएगी पर्सनल मूवेबल है। ओके चलें जी आगे पढ़ें। होम फर्नीचर, अब जरा आप ट्राई करें, ये होममेड हांडी नहीं है कोई, होम फर्नीचर लिखा हुआ है। हाँ जी होम फर्नीचर, फर्नीचर इस लिस्ट में तो नहीं आ रहा। होम का क्या मतलब है? पर्सनल है, घर का है, तो होम का मतलब पर्सनल है। पर्सनल मूवेबल है, मूव करता है फर्नीचर, अगर आप ना बैठे हो तो मूव करता है फर्नीचर, बिल्कुल करता है, तो पर्सनल मूवेबल है, तो ये कैपिटल एसेट, सेम वही रीजन। होम फर्नी
और रीजन वही, इट इज नॉट अ कैपिटल, नहीं इट इज नॉट अ एसेट, नहीं हिंदी तो नहीं करनी, इट इज नॉट अ कैपिटल एसेट। तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं, गेन आया लॉस आया क्या हुआ, ये तो है ही कैपिटल एसेट नहीं। आ जाओ। He has also informed you that he has earned income from of 9 lakh during the, हमें तो लग रहा था इसे एसेट बेचने से फुर्सत मिलेगी तो और कोई काम करेगा, पूरे उठा के एसेट ही बेच दिए इसने इस साल। बहरहाल एसेट बेचने से फुर्सत मिली है, साथ ही कारोबार भी कर रहा है इस साल। कैपिटल गेन का फिलहाल टोटल कर ले, वो तो इनकम फ्रॉम बिजनेस है ना, कोई और इनकम है जी। कितना? 4,90,000। ओह जबर, अच्छा जी 4,90,000 जी। अब सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉपर। मिस्टर कासिम, इनकम एंड टैक्स देयर ऑन, टैक्स ईयर 2012 जी। बोले इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कितना आ गया? ये चाचू बाहर आ जाओ, प्रॉपर्टी चैप्टर खत्म हो गया। 4,90,000 भाई खांसना मन है। इनकम फ्रॉम बिजनेस कितनी है जी? 9 लाख। लेकिन आपने एब्रीविएशन यूज नहीं करनी, ज़कात वगैरह कोई नहीं है, तो बस यही जो टोटल इनकम है वही टैक्सेबल इनकम है। 13,900 अच्छा जी, टैक्स निकालना है। जब पता नहीं क्यों ये परेशान हो जाते हैं लोग कि इनकम फ्रॉम सैलरी है नहीं तो टैक्स कैसे निकालेंगे। वो भाई क्या मसला है, इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं है तो ठीक है भाई, जीरो है ये। फिर अब जब आप इसका 75% लेंगे, पेपर में शो तो नहीं करना होता है समझने के लिए, जो भी फिगर आएगी जो भी आए तो ये जीरो के मुकाबले में कम होगा भाई। फरमा रहे हैं जाहिर बात है, ये जीरो के मुकाबले में क्या होगा? तो इट मींस कि सैलरी इनकम कम है, तो कौन सा टेबल लगेगा? टेबल 1 लगेगा। तो टैक्स निकाल दें जी टेबल 1 देख के। 13,90,000 बंदे रखे हुए हैं, टैक्स निकालने के लिए बंदे रखे हुए हैं। हाँ जी बताएं किधर है? 1390 12 लाख से कितना ज्यादा है? 1390 1200 से कितना ज्यादा है? और 70,000 जमा 15%, 70,000 जमा 15% ऑफ 1 लाख जी 98,500। साल के एंड पे होता है। पुरानी वाली पोजीशन पे लाया करो। हाँ ये पूरा कवर किया, पूरा हो रहा है ना कवर? पूरा हो। आ जाओ। अच्छा अगर आप सॉल्यूशन में देखेंगे तो ये सॉल्यूशन में देखेंगे ये डायरेक्ट वर्किंग के बगैर ही हुआ है।
समझ रहे हैं ना? इन्होंने कैपिटल गेन निकली हुई है, फिर बिजनेस निकला हुआ है, फिर टैक्स इनकम उस पर टैक्स निकला हुआ है। बेहतर है वर्किंग कर लिया करें, हर हेड की अलग वर्किंग कर लिया करें। चलिए पॉइंट 1 कल हमने पढ़ना शुरू किया था, आ जाए वापस पेज 1 पे। पॉइंट 1, a gain arising on the disposal of, जो गेन आएगा कैपिटल एसेट के बेचने के ऊपर, shall be chargeable under the head, ये गेन चार्जेबल होगा अंडर द हेड कैपिटल गेन। जो गेन आया करेगा कैपिटल गेन के चैप्टर में चार्जेबल होगा। अदर देन गेन डेट इज, हाँ अगर कोई गेन एग्जाम्प्ट हुआ तो फिर उस पर टैक्स नहीं लगेगा, जैसे ऊपर देख लें वो गेन जो एग्जाम्प्ट है उस पर टैक्स। अच्छा पॉइंट 1 कर लिया था कल कि बेचे शेयर 16 में, पैसे आए 17 में, किस साल इनकम में जाएगा? 16 में। पॉइंट 2, यार ये दो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे ही ना उसने एग्जाम्प्ट एसेट्स की एग्जांपल दी हुई है, मेरा नहीं ख्याल आपके सिलेबस में ये होनी चाहिए थी, ऐसे ही जबरदस्ती आई कि अपने एग्जाम्प्ट एसेट्स की एग्जांपल्स दी हुई हैं दो, ऐसे दो कैपिटल एसेट जिनका बेचना एग्जाम्प्ट है। वो कौन से कैपिटल एसेट हैं जी? ट्रांसफर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, ये ना स्टॉक एक्सचेंज में इस वक्त लाहौर स्टॉक एक्सचेंज में तकरीबन 300 के करीब मेंबर्स हैं। स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर वो नहीं होता जो शेयर खरीदता बेचता है, स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर वो ब्रोकर होता है जो लोगों के लिए शेयर खरीदता बेचता है, जिसका काम है मेन। तो मेंबर स्टॉक एक्सचेंज में 200-250-300 होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। उनकी मेंबरशिप सीट होती है और ये सीट बड़ी महंगी मिलती है। कोई आज से 10 साल पहले पता नहीं 2.5-3 करोड़ रुपए की सुनी थी, अब तो पता नहीं कितने की होगी। तो अगर कोई मेंबर कहता है मैं छोड़ के जा रहा हूँ अपनी सीट किसी और को बेचता हूँ, सीए में ऐसा नहीं हो सकता, मेंबर छोड़ के जा रहा है, मेंबर के नहीं यार मैं सीए नहीं, मैं अपनी सीट किसी और को दे देता हूँ, तो सीए में ऐसा नहीं होगा। लेकिन इधर ऐसा होता है, तो इधर तो क्वालिफिकेशन नहीं मैटर करती, इधर तो पैसे मैटर करेंगे। तो अगर कोई अपनी मेंबरशिप सीट बेच के चला जाए तो उसके बेचने पे टैक्स नहीं है, माफ है। ये कौन से कैपिटल एसेट्स हैं बोले? जो बस ऐसे ही बदहन में रह गया तो याद कर लीजिएगा, ट्रांसफर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज मेंबरशिप सीट, राइट से मुराद सीट। जी ब्रोकर को, नेक्स्ट इसे ब्रोकर भी कहते हैं। गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ अ कंपनी सेटअप इन, ये एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन वाली कंपनीज अक्सर सियालकोट में आपको मिलेंगी। जोन क्या होता है? इलाका, ऐसा इलाका जिसमें से चीजें क्या होनी है बाहर के मुल्कों में एक्सपोर्ट होनी है। तो अगर ऐसी कोई कंपनी है जिसने बाहर के मुल्कों में चीजें क्या करनी है बोले, तो फिर एक्सपोर्ट करने वाली कंपनीज जो हैं इनको क्या कहा जाएगा? कंपनी सेटअप इन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। अगर इस कंपनी के शेयर आपने खरीद के बेचे और आपको गेन आया तो ये गेन क्या हो जाएगा? माफ हो जाएगा, इस पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बहरहाल छोड़ें। अच्छा आपसे एक बात करनी थी, एक ना फॉर्मूला है गेन निकालने का, वो फॉर्मूला आपने बड़ी गौर से समझना है। अगर आपने ना 50 रुपए की चीज बेची है और 40 की खरीदी तो ऐसे निकला करेगा गेन, ये 10 का गेन आएगा। ये प्रॉपर ना फॉर्मूले से निकलता है। फॉर्मूला मैं आपको पढ़ा देता हूँ, आप भी के लिए मेरे बैठ के याद कर लीजिएगा घर में। गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट शैल बी कंप्यूटेड एज फॉलोज, ए माइनस बी, ए में से बी आपने माइनस किया था, वेयर ए इज द कंसिडरेशन, कितने का बेचा, एंड बी इज अ कॉस्ट, और बी कितने का खरीदा। ये कोशिश कीजिएगा, अल्लाह करे ये फॉर्मूला याद रह जाए आपको। तो ये फॉर्मूला हमने यही तो बार बार अप्लाई किया है, यही तो फॉर्मूला अप्लाई किया, कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट। कंसिडरेशन क्या होती है? सेल प्राइस लिख लें, सेल प्रोसीड्स। कंसिडरेशन होती है सेल प्रोसीड्स, जो एसेट बेच के पैसे आए। तो कल तो बुक भी प्रिंटिंग में चली गई, इंशाल्लाह अल्लाह करे 7-8 दिन में आ जाए। अच्छा जी, गेन का फॉर्मूला बता दें, ए माइनस बी, वेयर ए इज द सेल प्राइस एंड बी इज द कॉस्ट। वेयर होल्डिंग पीरियड ऑफ अ कैपिटल एसेट इज मोर देन, जहां होल्डिंग पीरियड कैपिटल एसेट का 1 साल से ज्यादा हो। ये वाली बात आपको समझ नहीं आएगी, ये तो कल जब हम पढ़ेंगे ना वो अगला, तो फिर आपको समझ आएगी। अगला एक सेक्शन है वो पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी। इसको भी मैं छोड़ा हूँ ब्रैकेट वाली बात को। वेयर होल्डिंग पीरियड ऑफ कैपिटल एसेट इज मोर देन, द गेन शैल बी कैलकुलेटेड एज अमाउंट ऑफ गेन डिटरमिन्ड अंडर सबसेक्शन 2, वही जो ऊपर हमने गेन निकाला है, मल्टीप्लाइड बाई 3/4, 75% मल्टीप्लाइड बाई 3/4।
तो अगर होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा होगा तो बोलेंगे गेन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 75% से। तो आपको पेपर में ये बातें लिख के आने की जरूरत नहीं होती, डिटरमिन्ड अंडर सबसेक्शन 2, बस छोड़े अमाउंट ऑफ गेन इनटू 3/4। लेकिन ये समझने के लिए होता है कि वो जो ऊपर गेन निकला है इसको मल्टीप्लाई किससे कर दो 3/4 से। अमाउंट ऑफ गेन 30,000 इनटू 75%। अच्छा जी, अगर सवाल खामोश है, वैसे ऐसा सवाल कभी आया नहीं आई कैप में, खुदा ना खास्ता सवाल में खरीदने और बेचने की तारीख ना बताइयो, खुदा ना खास्ता सवाल में खरीदने बेचने की तारीख ना बताइयो, ऐसा कभी सवाल वैसे आया नहीं। तो यू शुड अज्यूम दैट होल्डिंग पीरियड इज मोर देन, आप अज्यूम कर लीजिएगा साल बाद ही चीजें बेची जाती हैं, कौन रोजाना चीजें बेच रहा होता है, लेकिन असम्पशन है जिस मर्जी साइड पे ले लें, आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी अज्यूम कर लीजिएगा। ओके आगे चले भाई, अगली बात आपने बड़ी गौर से समझनी है। Mr. Ali purchased shares costing ₹40 and also paid commission on purchase of ₹5। कितने रुपए के शेयर खरीदे और खरीदते हुए कमीशन पे किया 5। ये क्या होता है कमीशन पे किया 5 का? हाँ, कोई ब्रोकर होगा, कोई कमीशन एजेंट होगा, किसी को आपने कमीशन पे कर दिया। तो मिस्टर अली परचेज शेयर्स कॉस्टिंग ₹40 and also paid commission on purchase of ₹5। After few days, shares are sold for ₹120। चंद दिनों बाद शेयर कितने के बेच दिए? चंद दिनों बाद या चंद सालों बाद? तो होल्डिंग पीरियड 1 साल से कम है। आफ्टर फ्यू डेज 10, 15, 20, 25, 30 दिन के बाद इसने शेयर बेच दिए होंगे। तो कमीशन पेड ऑन सेल अमाउंटेड टू 2। बेचने के वक्त कितना कमीशन पे किया बोले जी? 2 का। तो बेचने के वक्त बोले कितना कमीशन पे किया? 2 का। और खरीदने के वक्त कितना पे किया था? 5 का। चीज खरीदने पे भी कमीशन लेते हैं लोग, बेचने पे भी ले लेते हैं, ठीक है। फाइन पेड टू गवर्नमेंट एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन बोले कितना है? एट टाइम ऑफ सेल इज ₹7। फाइन क्यों पे किया गवर्नमेंट को? भाई को वायलेशन कर दी होगी रूल की, हुकूमत के। फाइन पेड टू गवर्नमेंट एट द टाइम ऑफ सेल इज ₹7। अच्छा, Ali also incurred repair expense of ₹14 to earn income under that income from other source। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कमाने के इसलिए ₹14 की रिपेयर भी की है। अच्छा, शेयर्स बेचना किस साइड में जाएगा? आज हमने पढ़ा है, कल ही पढ़ा था, इनकम फ्रॉम। अच्छा, बात चलते चलते कहीं और अगर बात निकल जाए तो अजीब सी बात नहीं हो जाती? बात चलते चलते अच्छा यार आज बड़ा जबरदस्त मौसम है, आज तो जाके समोसे खाते हैं, आज तो जाके ये करते हैं वो करते हैं, और फिर बीच के अंदर यार वो अमेरिका का सदर का क्या नाम है, अब बात चलते चलते कहीं और ले गए। ये क्या बात हुई? वो तो मौसम की और समोसों की और पता नहीं किस चीज़ की बातें हो रही थी। तो आपको क्या महसूस हुआ? कहाँ चलते चलते बात कहीं और निकल गई है। हाँ, ये बात आपको अजीब सी महसूस नहीं हो रही जिसका इस सवाल से कोई तुक ही नहीं है? बताएं, सिंपल सी बात है, इसका इस सवाल से कोई तुक नहीं है। ये जो बाकी मैंने येलो के अंदर हाईलाइट करूंगा, ये देखिएगा। आप जरा समझे, क्या इन दोनों बातों का आपस में कोई लिंक है या दूर दूर तक कोई लिंक नहीं है? क्लियर हो गई ये बात? अब आप ये बात जरा पढ़ें। अली परचेज शेयर्स कॉस्टिंग 40। अच्छा, ये 40 का इनफ्लो होगा आउटफ्लो? आउटफ्लो होगा, यानी आपकी जेब से पैसे जाएंगे। एंड ऑल्सो पेड कमीशन ऑफ 5, आउटफ्लो। आफ्टर फ्यू डेज शेयर्स आर सोल्ड फॉर 120। क्या है? कमीशन पेड ऑन सेल इज, ये क्या है? आउटफ्लो, जेब से पैसे जा रहे हैं। फाइन पे टू गवर्नमेंट एट द टाइम ऑफ सेल इज 7, ये भी क्या है आपका? आउटफ्लो। अली ऑल्सो इनकर्ड रिपेयर एक्सपेंस ऑफ 14, इट इज ऑल्सो आउटफ्लो। अब बेतुकी बात को जरा छोड़ के मुझे बताएं, अगर मैं इनफ्लोज को ए कह दूं यानी कंसिडरेशन और आउटफ्लोज को बी कह दूं यानी कॉस्ट, तो ऐसा कोई इतना हरज नहीं होगा। गेन निकालने का फॉर्मूला क्या है? वेयर ए इज द एंड बी इज द, तो ए को मैं कंसिडरेशन कह दूं, बी को मैं कॉस्ट कह दूं, यानी ए इनफ्लोज और बी आउटफ्लोज, खर्चे। अब अगर मैं गेन निकालना चाहूं तो गेन निकालने से पहले मुझे 2 चीजें चाहिए। क्या? ए चाहिए और व्हाट इज ए? अच्छा, बी में क्या क्या है? 40 रुपए किस चीज का खर्चा है? भाई देखें इधर आए में, तो 40 रुपए क्या है? शेयर खरीदने की कॉस्ट। और 5 रुपया क्या है? कमीशन। और 2 रुपए क्या है?
सेल पर कमीशन, और 7 रुपए क्या है गवर्नमेंट को फाइन। और मुझे बता दें आगे रिपेयर एक्सपेंस अदर सोर्स वाला कितना है 14। अच्छा अब मेरे भाई आप मुझे पता नहीं क्या इग्नोर करवा रहे हैं, मैं तो आपको बताना कुछ और चाह रहा हूं। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मैं तो अच्छी खासी चीजें इग्नोर करूंगा। मैं तो इस 14 को भी काटूंगा और मैं इस 7 को भी काटूंगा। मैं इस 14 को भी काटूंगा और इस 7 को भी काटूंगा। 7 को क्यों काटूंगा? माना कि ये शेयर बेचते हुए खर्चा हुआ है, लेकिन मैंने आपको एक चीज प्रॉपर्टी के चैप्टर में बताई थी, अल्लाह करे आपको याद हो। मैंने कहा था एक चैप्टर है बिजनेस, उसमें एक लिस्ट दी हुई है खर्चों की। अच्छा पहली तो बात ये 14 को काटने की तो सादा सी वजह ना, हम कौन सी इनकम निकाल रहे हैं? कैपिटल गेन। हम कौन सी इनकम निकाल रहे हैं? और ये किस साइड का खर्चा है? इसको तो फारिग करें, इसको तो फारिग करें, ये तो यहां माइनस करने की तुक्की नहीं। अगली बात आपसे क्या की थी प्रॉपर्टी के चैप्टर में की थी, एक चैप्टर है इनकम फ्रॉम बिजनेस, उसमें लॉ मेकर ने मोटे मोटे असूल बताए हैं कौन से खर्चे माइनस। उनमें एक खर्चा है फाइन का जो सिरे से माइनस। अब बिजनेस के चैप्टर में जब खर्चों की लिस्ट बन गई कि ये खर्चे नॉट अलाउड हैं, तो कैपिटल गेन के चैप्टर में दोबारा इस लिस्ट के देने की जरूरत नहीं, बल्कि लॉ मेकर को हल्का सा रेफर कर जाना चाहिए कि जो खर्चे बिजनेस के चैप्टर में माइनस नहीं हो सकते, अगर उस जैसा बुरा खर्चा आपने कैपिटल गेन के चैप्टर में किया तो भी माइनस करने की इजाजत नहीं है। तो इस बुनियाद पे हमने फाइन पढ़ा था नॉट अलाउड है। ये पिछली दफा वाला इनकम फ्रॉम बिजनेस का चैप्टर मैं आपको खोल के दे रहा हूं। इनकम फ्रॉम बिजनेस किधर है? इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इसमें एक सेक्शन हम पढ़ेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस के चैप्टर में, दैट इज नंबर्ड एज सेक्शन 21 रिडक्शंस। रिडक्शंस नॉट अलाउड का मतलब क्या है? कौन से खर्चे बिजनेस के चैप्टर में माइनस करने की इजाजत, अगर उस जैसा खर्चा आपने बिजनेस के चैप्टर में किया तो माइनस करने की इजाजत नहीं है, लेकिन अगर उस नेचर का खर्चा आपने किसी और चैप्टर में भी कर दिया तो माइनस करने की इजाजत नहीं है। इसमें चलते चलते अगर आप देखें तो एक खर्चा है पेनल्टी और फाइन। ये फाइन बिजनेस के चैप्टर में हम पढ़ेंगे, माइनस करने की इजाजत। और इस चैप्टर में लिखा हुआ है अगर कोई खर्चा आपने उस लिस्ट में से कर दिया जो बिजनेस के चैप्टर में लिस्ट बनी हुई है तो यहां भी वो माइनस करने की इजाजत। तो बोलो बोलो भाई इधर जाग, ओ भाई जाग, अदर सोर्स का खर्चा क्यों नहीं माइनस करने की इजाजत? कैपिटल गेन में अदर सोर्स का क्यों माइनस करना? कैपिटल गेन में अदर सोर्स का क्यों माइनस करना? और डिडक्शन नॉट अलाउड की लिस्ट कहां बनी हुई है? इनकम फ्रॉम बिजनेस में, उसको भी माइनस करने की इजाजत नहीं है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे आपको एक मैं छोटी सी मिसाल दूं, आपके बैग में किसी और का कैलकुलेटर पड़ा हुआ है। जब आपके बैग में किसी और का कैलकुलेटर पड़ा हुआ है तो ये तो पड़ा ही नहीं होना चाहिए। कैपिटल गेन के चैप्टर में अदर सोर्स का खर्चा पड़ा हुआ है, ये तो दूसरा, सुबह आपकी अम्मी ने सेब रखा था, वो आपने शाम को जाके जब बैग निकाला तो वो सेब में से स्मेल आ रही थी। अब वो है तो आपका, लेकिन आप उसको फेंक देंगे इस्तेमाल। अब ये खर्चा है तो हमारा, है तो कैपिटल गेन के चैप्टर का, लेकिन इसी नेचर में मसला है, इसलिए ये माइनस करने की इजाजत। बार बार बोलें ये खर्चा क्यों नहीं माइनस करना? ये तो है ही किसी और का, ये तो है ही किसी और का हेड, ये तो है ही किसी और का लेटर, इसको तो बाहर निकालो बैग से। ये खर्चा क्यों नहीं माइनस? हाँ, ये खर्चा है तो हमारा, है तो कैपिटल गेन का, लेकिन इसकी नेचर में मसला है। तो ये सेब है, रॉटन सेब कहते हैं, आप उसे पता नहीं क्या कहते हैं, तो ये तो रॉटन है, अच्छा पता नहीं, तो ये तो गला सड़ा हुआ एप्पल है तो मेरा, लेकिन इसको फिर भी इग्नोर कर देंगे। तो वो खर्चे जो बिजनेस के चैप्टर में माइनस नहीं कर सकते क्योंकि बिजनेस के चैप्टर में उनकी नेचर में मसला है, उसी जैसे खर्चे अगर आप कैपिटल गेन इनकम कमाने के लिए कर लें तो यहां भी माइनस करने की इजाजत नहीं है। हो इतनी लंबी तकरीर होगी। अब मैं मुझे बता दें 40 जमा 50 जमा 2 आजकल कैलकुलेटर के बगैर कितना बन रहा है, और जबरदस्त छिक के रखें 120 और 47। सो व्हाट इज गेन नाउ गाइस? 120 माइनस 47 इज इक्वल टू 73। चलें जी, नोट करें जल्दी जल्दी, इसी तरह नोट कर लें, ए और बी इसी तरह लिखे फिर क्रॉस मारे। डू नॉट टेक मोर देन 5 सेकेंड्स। बल्कि यार यहां भी तो हम कर सकते थे, ऐसे इतने लंबे चौड़े चक्रों में पड़े, हम इधर डायरेक्ट ही 73 निकाल देते, तो ये भी गेन ही है, बस फॉर्मूला ही तो लगा ए माइनस बी, ए माइनस बी। जी सैटरडे को टेस्ट होगा लेक्चर 1 to 11।
अच्छा अब आप हजरात इसको पढ़ें जरा, जो ऊपर हाँ आज 13 है ना, पिछला 12 हुआ था। बस प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी का चैप्टर और चैप्टर 4 पूरा, बस ये सिलेबस है। अच्छा अच्छा वैसे मुझे हैरानी होती है कई दफ़ा बच्चे जाते जाते सर ये या ऑनलाइन वाले सर टेस्ट का सिलेबस क्या, मैंने कहा यार 60 लेक्चर पढ़ लिए हैं, उसमें से तुम्हें सिलेबस वो पढ़े ही 10-11 हैं, आप उसमें से क्या सिलेबस आपने पूछना है, जी समझ नहीं आती आपको। अच्छा जी पॉइंट 4 पढ़ें जी। बी और टचे, बी बोले, बी शेल नॉट इंक्लूड, चाचूज इधर देखें, बी shall not include, B shall not include, B बोले बोले B shall any expenditure which is deducted under another head of income, जो कैलकुलेटर पढ़ा है any expenditure which is deducted under an, जो किसी और हेड में माइनस होगा वो इधर तो माइनस नहीं होता। जैसे कि हमारी मिसाल में ये कितने रुपए थे, 14 रुपए थे, 14 रुपए थे ना, लिख लिया ना, ऐसे याद रह जाएगा है, पता नहीं। अच्छा तो B shall not include एनी एक्सपेंडिचर विच इज डिडक्टेड अंडर एन, जो चीज किसी और हेड में माइनस होगी यहां तो नहीं आके माइनस होती, पागल ही हुए तो नहीं हम। बी शैल नॉट इंक्लूड एनी एक्सपेंडिचर विच इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन अंडर द हेड इनकम फ्रॉम, विच इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन, बल्कि लिस्ट विच इज लिस्ट विच इज बोले लिस्ट विच इज, जो बिजनेस के चैप्टर में सेक्शन 21 में माइनस करने की इजाजत नहीं है, वो खर्चा इधर भी कर लें तो माइनस करने की इजाजत, हालांकि वो खर्चा जेन्युइन खर्चा है पेनल्टी, लेकिन बिजनेस का चैप्टर कहता है इस ऐसा खर्चा बिजनेस में माइनस नहीं हो सकता, इसी बुनियाद पे ये वाला खर्चा। तो चलें ये बी पॉइंट कल मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, तो आई होप समझ आ गई होगी एप्पल वाली बात से। ओवर।